Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve some important and higher level problems related with the topic capacitors. So without wasting time, let us start one by one. First question, a spherical condenser has inner and outer sphere of radii A and B respectively. एक स्पेरिकल कंडेंसर है जिसका इनर रेडियस है स्मॉल a और आउटर रेडियस है स्मॉल b. The space between the two is filled with air. The difference between the capacities of two condensers form when outer sphere is earth and when inner sphere is earth will be. Okay. जब उस स्पेरिकल कंडेंसर को हम आउटर उसका स्फीयर अर्थ करेंगे उस वक्त जो भी कैपेसिटेंस होगा, जब उसका इनर स्फीयर हम अर्थ करेंगे उस वक्त जो भी उसका कैपेसिटेंस होगा, उन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. सो this is nothing but a spherical condenser having the inner radius A, having the outer radius B. Okay, और इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस दिख रहा है इट इज फिल्ड विथ एयर. ओके, सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं कि आउटर स्फीयर को हमने अर्थ कर लिया. अगर हमने आउटर स्फीयर को अर्थ कर देते हैं तो उस वक्त ओके इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा इस स्फेरिकल कंडेंसर का वो कितना होना चाहिए. C suffix O, it is equals to this C suffix O represent it is the capacity of this spherical condenser when its outer sphere it is earth. Okay, उस वक्त it is equals to 4 pi epsilon naught into A into B upon B minus A. Okay, so this is nothing but the capacity of this spherical condenser when its outer sphere is earth. Okay, जब उसका inner sphere हम अर्थ करेंगे सेकंड केस में अलग से, जैसे कि यहाँ पे इनर स्पीयर अगर हम उसको अर्थ करते हैं, दिस इज द इनर स्पीयर, और इनर स्पीयर को अगर हमने अर्थ कर दिया ओके तो उस वक्त उसकी जो भी कैपेसिटेंस होगा दैट कैपेसिटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय C suffix I. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दैट स्पेरिकल कंडेंसर व्हेन इट्स इंटरनल स्फीयर और इनर स्फीयर इज अर्थ. इट इज इक्वल्स टू 4 pi epsilon naught into B plus 4 pi epsilon naught A B upon B माइनस A. अब ये जो दिख रहा है आपको, ये दो अलग अलग कंडेंसर जैसे काम कर रहा है. ओके, जब हम उसका इंटरनल स्फीयर अगर अर्थ करते हैं तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ टू कंडेंसर्स, ऐसे ये फॉर्मूला आएगा. इसको कंबाइन करने के बाद जो भी फॉर्मूला आता है इट इज नथिंग बट द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला. अब यहां पे पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटीज ऑफ टू कंडेंसर फॉर्म व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ. ओके, ये वाला, एंड व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ, ये वाला. ओके, सो इनमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस लेना है. तो डिफरेंस कितना आएगा. सो डेल्टा C इट इज इक्वल्स टू CI माइनस CO. इट इज इक्वल्स टू, अब CI की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा, इट इज अ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A B अपॉन B माइनस A माइनस यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये C सफिक्स O का वैल्यू A B अपॉन B माइनस A. ओके, अब यहाँ पे देखिए
क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, सेम टर्म्स है। अब फाइनल जो भी आएगा डिफरेंस, दैट डिफरेंस it is equals to 4 pi epsilon naught into b, where b is nothing but the radius of the outer sphere, epsilon naught is nothing but the permittivity of a free space. So this option C is correct one. Next question. The plates of a parallel plate capacitor of capacity 50 microcoulomb are charged to a potential of 100 volts and then separated from each other so that the distance between them is doubled. How much is the energy spent in doing so? इसके लिए हमें कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उनके सेपरेशन करने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। What is a D? It is a separation distance between the two parallel plates. A is a cross section area. अब इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा है कि हम सेपरेट कर रहे हैं, ओके, सेपरेशन डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। सेपरेशन डिस्टेंस पहले कितना था D, अभी कितना किया है ट्वाइस D, उसको डबल कर दिया। अगर ट्वाइस D करते हो तो सेपरेट करने के बाद उस कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटी होगा वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू C डैश, इट इज इक्वल्स टू C/2 होना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, तो आफ्टर सेपरेशन उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगा इट इज इक्वल टू C/2 और चार्जेस की क्वांटिटी सेम है, चार्जेस तो चेंज नहीं होंगे। अगर उस कैपेसिटर का कैपेसिटी चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होना चाहिए। तो जो भी नया वोल्टेज आएगा V डैश, इट शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा। ओके, सो ये था डिस्कशन। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल कंडीशन में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उस कैपेसिटर के अंदर, दैट एनर्जी इट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंट बाय EI विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। ओके, जब हम उसको सेपरेट कर रहे हैं उस वक्त जो भी उसकी फाइनल एनर्जी होगा, दैट फाइनल एनर्जी EF इट इज इक्वल्स टू 1/2 C डैश इंटू V डैश स्क्वायर, where C dash is nothing but the final capacitance of that parallel plate capacitor. This V dash is nothing but the final potential difference of that parallel plate capacitor. Okay, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी इतना एनर्जी स्टोर्ड है, पहले इतना था, हमें कितना वर्क डन करना पड़ा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन दैट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, एक्सटर्नल वर्क डन इट इज इक्वल्स टू EF माइनस EI, EF माइनस EI। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EF, इट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू C डैश इंटू V डैश स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर। okay, which is equals to 1/2 C dash, it is nothing but C/2 होगा, okay, C/2 V dash it is nothing but twice V। अब इसका स्क्वायर अगर करते हो तो ये 4V स्क्वायर आएगा, ओके, माइनस 1/2 CV स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए 4 गेट कैंसिल, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। अब CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो, इसको कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ओके, नाउ C की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम, V की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ओके, सो देयरफॉर 1/2 इंटू C की वैल्यू 50 माइक्रो 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ आना चाहिए, 100 का स्क्वायर 10⁻⁴। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी एक्सटर्नल वर्क डन आएगा टू सेपरेट टू पैरेलल प्लेट्स, इट इज इक्वल्स टू ये 50/2 यानी 25 multiplied by 10⁻⁶, 10⁻⁴, it become a 10⁻⁻²।
-2 एनर्जी है तो जूल में आंसर आना चाहिए। 25 इंटू 10⁻⁻2 जूल इज अ फाइनल आंसर। द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air capacitor of capacity C is equals to 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 volt. Now the space between the plates is filled with a liquid of dielectric constant phi. The charge that flows now from battery to the capacitor is okay. So कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा बैटरी से लेके कैपेसिटर तक। ओके सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कैपेसिटर की। ओके जिसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैरेड। इट इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी। ओके जिसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। ओके इसके बेसिस पे उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला इज नथिंग बट द सी इट इज इक्वल्स टू Q upon V. This Q is nothing but the amount of charge on a capacitor. V is nothing but the potential difference. C is nothing but the capacity of that capacitor. So on the basis of this one, we can write here Q, that is the amount of charge, it is equals to C into V. Okay, C की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। सो 10 into 10⁻⁻6 into 12। सो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू जो भी कैपेसिटी है फिलहाल, सॉरी जो भी चार्ज स्टोर्ड है फिलहाल के कंडीशन में, दिस इज इक्वल्स टू 120 माइक्रो कूलोम। ओके सो 120 होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 12 और ये माइक्रो हो कूलोम। इतना चार्ज स्टोर्ड है, हम इसको इनिशियल चार्ज कहेंगे। ओके अब क्या कर रहे हैं हम उस कैपेसिटर के जो भी प्लेट्स है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। ओके जैसे आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस जो भी है कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ओके कितने टाइम्स बढ़ेगा, k टाइम्स। व्हाट इज अ k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ना चाहिए, 5 टाइम्स। ओके तो नया जो भी कैपेसिटेंस होगा उस कैपेसिटेंस का दिस इज इक्वल्स टू Q डैश अपॉन V। अब कैपेसिटेंस अगर चेंज हो रहा है तो चार्ज चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वोल्टेज क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो सेम बैटरी को कनेक्टेड है और जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। ओके कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी। सो देयरफॉर दोनों केस में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे उसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे चार्जेस भी बढ़ेंगे। अब इसके बेसिस पे हम Q डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो Q डैश इट इज इक्वल्स टू C डैश इंटू V। अब C डैश कितना होगा, इट इज अ K टाइम्स ऑफ C, मीन्स 5 टाइम्स ऑफ C और C की वैल्यू कितना है, इट इज अ 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये वोल्टेज। ओके सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा 600 माइक्रो कूलोम। अब ये जो भी चार्ज है दिस इज नथिंग बट द फाइनल वन, दिस वन इज अ इनिशियल वन। अब ऑलरेडी इतना चार्ज था, अब कितना होगा, इतना होगा। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर, दिस कैन बी गिवन बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, it is equals to Q dash minus Q initial. So this is equals to 600 microcoulomb minus 120 microcoulomb, which is equals to 480 microcoulomb. So इतना चार्ज फ्लो हुआ है फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर। ओके तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Next question, what is the area of the plates of a 3 farad parallel plate capacitor?
if the separation between the plates is 5 millimeter. ओके, सो यहाँ पे देखिए सेपरेशन कितना है, 5 मिलीमीटर है. उसकी कैपेसिटी कितना है, 3 फैरेड. ओके, 3 फैरेड इतना उसकी कैपेसिटी है. ओके, वी नो फार्मूला इज नथिंग बट द सी, इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. What is the D? It is the separation distance between the two plates, which is given, which is equals to 5 millimeter. A is nothing but the area of the plate, जिसको हमें फाइंड आउट करना है. कैपेसिटी दिया है, एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. सो इस फॉर्मूले को थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं. A इज इक्वल्स टू C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, विच इज इक्वल्स टू C की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 3 फैरेड. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, 5 मिली है तो 10⁻³ होगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट्स वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻12, विच इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12. अगर ऊपर जाता है तो +12 -3 इट इज इक्वल्स टू 10⁻+9. जब इसको हम सॉल्व करने के वैल्यू आता है, इट इज अराउंड 1.694 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है. ओके, तो हमें ये हमारा आंसर मिल गया है. यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Next question. A parallel plate capacitor has circular plates of 0.08 meter radius and 1 into 10⁻³ meter separation. Okay, this is a small d, this one is a small r. इसके बेसिस पे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay, if a potential difference of 100 volt is applied, the charge will be. Okay, here we have to find out the charge. ओके, तो सबसे पहले हमें चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है पोटेंशियल, चार्ज और कैपेसिटर में. दैट इज नथिंग बट द C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. ओके, सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू C इंटू V. ये एक फॉर्मूला हमें यूज करना है. हमें चार्ज फाइंड आउट करना है Q. ओके, पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया नहीं है, तो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, देखिए, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यहाँ पे बात हो रही है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रेडियस दिया है, प्लेट का रेडियस दिया है. इसके बेसिस पे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और सेपरेशन डिस्टेंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, जो भी Q है दैट इज चार्ज, इट इज इक्वल्स टू C का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V, विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया कितना है, इट इज नथिंग बट द पाई r स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दिया है तो सर्कुलर प्लेट्स है यहाँ पे. ओके, सो पाई इंटू r, और r का वैल्यू है 0.08 उसका स्क्वायर अपॉन स्मॉल d, इट इज नथिंग बट द 10⁻³ मीटर. ओके, इनटू वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3.14, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, दैट आंसर इज नथिंग बट द 1.8 into 10⁻8 coulomb. So option B is correct one. Next question. The capacity of a parallel plate condenser is 10 microfarad without dielectric. Dielectric of constant 2 is used to fill half the distance between the plates. The new capacitance in microfarad is. Okay, so situation is like this one. This is the
पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ओके, जिसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, लाइक दिस वन। अब इस प्लेट का जो भी कैपेसिटेंस है, इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर का जो भी कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कंडेंसर, इट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A upon D, okay, where D is the separation distance between these two and A is nothing but the cross section area of each plate, okay। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 2 is used to fill half the distance between the plates, ओके। तो इसके बीच में एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका थिकनेस जो भी है इट इज इक्वल्स टू द half of the distance between these two parallel plates, means small t should be equals to d by 2, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k is equals to 2, यहाँ पे दिया है वैल्यू, ओके। जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो C डैश इट इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था, इट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इट्स अ D माइनस T प्लस T बाय K। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स हैविंग थिकनेस ऑफ T। सो दिस small t represent the thickness and this K represent its dielectric constant, okay। So this is equals to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू D बाई 2 है, सो D बाई 2 प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं T की वैल्यू D अपॉन ट्वाइस K, ओके। सो यहाँ पे D माइनस D बाई 2 होगा D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 प्लस यहाँ पे D बाई 2 कॉमन अगर निकालते हैं तो 1 प्लस 1 बाई K आएगा, लेकिन K की वैल्यू कितना है, 2 है, ओके। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ओके। अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D दिस इज नथिंग बट द C है कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैरेड। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 इंटू 10 माइक्रो, ओके, 10 माइक्रो। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगा 13/33 माइक्रोफैरेड। सो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया है, दिस इज नथिंग बट द D which is equals to 13.33 microfarad. This is a capacitance of that capacitor, okay, of that new capacitor. Next one, a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V. After disconnecting the battery, the distance between the plates of a capacitor is increased using an insulating handle, यानी चार्जेस उसके ऊपर चेंज नहीं हो रहे। एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होना चाहिए, वेदर इट डिक्रीजेस, वेदर इट इंक्रीजेस, वेदर बिकम अ जीरो, वेदर इट बिकम अ कांस्टेंट एंड इट डज नॉट चेंज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जानने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। सो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए, उसके पहले हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ओके। सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। अब C का फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, सो Q अपॉन C का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ओके। अब देखिए यहाँ पे Q इज नथिंग बट द चार्ज, A is nothing but the cross section area of plate, epsilon naught is nothing but the permittivity,
or d is nothing but the separation distance and this v is nothing but the potential. ओके, सो यहाँ पे जो बात हो रही थी, यहाँ पे हम उनको सेपरेट करने के लिए एक इंसुलेटिंग हैंडल यूज़ कर रहे थे. अगर आप इंसुलेटिंग हैंडल यूज़ कर रहे हो तो चार्जेस की क्वांटिटी ये कॉन्जर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा. ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V इज प्रोपोर्शनल टू D. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स. अगर आप सेपरेशन डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two protons A and B are placed in a space between the plates of a parallel plate capacitor charged up to V volts as shown in figure. Forces on protons are F suffix A and F suffix B. Then there are four options are there. क्या फोर्स प्रोटॉन A पे ज़्यादा एक्ट होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑन प्रोटॉन B? क्या फोर्स ऑन प्रोटॉन A कम एक्ट होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑन प्रोटॉन B? क्या दोनों के ऊपर सेम फोर्स एक्ट होगा? क्या कुछ कह नहीं सकते. विच वन इज करेक्ट वन? सो यहाँ पे देखिए, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस वन इज द नेगेटिव प्लेट एंड प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज. ओके, प्रोटॉन कैरी द पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा एक्ट होगा ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. क्योंकि जब हम पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं, जब इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन कहीं पे भी हो, प्रोटॉन कहीं पे भी हो, लेकिन ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है दैट फोर्स इट इज इक्वल्स टू एफ, इट इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ओके, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्सेस सेम रहना चाहिए. सो दोनों के ऊपर फोर्स सेम एक्ट होता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट वन. Two metal spheres of capacitance C1 and C2 carry same charges. They are put in contact and then separated. Okay. The final charge Q1 and Q2 on them will satisfy. सबसे पहले देखिए, दो अलग अलग स्पीयर्स है, मेटल स्पीयर्स है. पहले का कैपेसिटेंस है C1, सेकंड का कैपेसिटेंस है C2. जब दोनों एक में को टच कर रहे हैं तो चार्जेस का ट्रांसमिशन होगा. ओके, तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं आता. मैं रिपीट करता हूँ, दो मेटल स्पीयर्स जब एक में के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो चार्जेस का ट्रांसमिशन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता. ओके, सो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर फर्स्ट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1 और जिसका चार्ज है Q1, सेकंड कैपेसिटर जिसका चार्ज है कैपेसिटेंस है C2 और जिसके ऊपर चार्ज है Q2, इसका भी पोटेंशियल V होना चाहिए, इसका भी पोटेंशियल V होना चाहिए. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन C1 इट इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन V. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन C1. उसी तरह V इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2. अब दोनों पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे Q1 अपॉन C1 it is equals to Q2 upon C2. So Q1 upon C1 it is equals to Q2 upon C2. Okay, Q2 को इधर ट्रांसफर कीजिए, C1 को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये होगा यहाँ पे Q1 upon Q2 it is equals to C1 upon C2. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. लास्ट क्वेश्चन. The electric field between the two spheres of a charged spherical condenser. First option is 0, second option is constant, third option is increases with the distance from the center, and fourth option is decreases with the distance from the center.
इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो पैरेलल प्लेट से वहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पीयर्स की, ओके, तो ड्यू टू दैट चार्ज स्फेरिकल कंडेंसर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड it is proportional to E is proportional to 1 upon R square. What is the R? This R is nothing but the distance of that point from the center of the sphere. जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी कम कम होते जाएगा, यानी R बढ़ता है तो E की वैल्यू कम होगा। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लीजिएगा। The electric field between the two spheres of a charged spherical condenser decreases. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे कम होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हायर लेवल के प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।